Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicosphere. Here we are providing the pharmacological series. In previous lecture we have discussed about the sedative hypnotics, alcohol and Parkinsonism. Now our main topic is the anesthesia. First of all we will discuss about the general anesthesia. Then the next lecture we will discuss about the local anesthesia. इन केस ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया में मेनली क्या होता है, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में आपको बता दूं कि एक बड़ा कोई यानी कि ऑपरेशन है तो उसमें क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया कहेंगे किसको? नंबर वन, एक तो अनकॉन्शियसनेस होगी, अनकॉन्शियसनेस, देन एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मीन उसका जो पेन होता है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। देन द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस क्यों होंगे? ताकि उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ख़त्म हो जाएं, ताकि जो मेन जो सर्जरी है वो परफॉर्म हो सके। अगर उसके रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है तो सर्जरी कभी भी परफॉर्म नहीं हो सकेगी। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक, इसमें सबसे पहले है गैसियस फॉर्म में दो हैं, एक तो इनहेल्ड जिसे हम क्या कहेंगे NO, देन द सेकेंड इज द वोलेटाइल। वोलेटाइल में क्या है, वोलेटाइल लिक्विड होता है जिसमें हेलोथेन आ जाती है, एनफ्लोरेन है, डेस्फ्लोरेन है और बाकी जो है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंट्रावेनस। इंट्रावेनस क्या देते हैं, IV देते हैं। इंट्रावेनस में सबसे पहले है बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, डिसोसिएटिव, ओपियाइड्स एंड मिसलेनियस। अब हम इनको इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बुनियाद पर देखेंगे ये कैसे कैसे एक्ट कर रहे हैं। ये तो होगी इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के स्टेजेस क्या हैं, चार हैं। इन केस ऑफ स्टेज वन में क्या होता है, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया विद द उसकी जो पेन है वो लॉस हो जाता है। एक तो पेन एब्सेंट हो जाएगा, एमनीजिया। दूसरा है कॉन्शियसनेस इंपेयर्ड, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो इंपेयर्ड होगी, लॉस्ट नहीं होगी। सेकेंड इज द डिसइनहिबिशन, सेकेंड स्टेज। एक नॉर्मल है, इनहिबिशन क्या होता है, इनहिबिशन का मतलब है उसका सुप्रेस हो गया। डिसइनहिबिशन यानी कि इनहिबिशन नहीं है, उसकी एक्साइटेशन है, डिस हो गया यानी कि उसका नेगेटिविटी में चला जाए, यानी कि नेगेटिविटी की भी जो नेगेटिविटी होती है वो एक्साइटेबिलिटी होती है। जो सेकंड स्टेज है वो है एक्साइटेड स्टेज या डिलीरियस स्टेट। देन द थर्ड इज द सर्जिकल एनेस्थीसिया। अच्छा, सर्जिकल एनेस्थीसिया में मेनली क्या होती है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें क्या है, अनकॉन्शियसनेस होगी, एनाल्जेसिया होगा, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होगी और लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होगी। ये स्पेशल फॉर्म है वो किसकी है, जनरल एनेस्थीसिया की ये। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्टेज 4। अगर कोई भी ड्रग ज्यादा दे दी है तो वो क्या करेगी, मेडुलरी डिप्रेशन कॉज कर देगी। मेडुला है उसको जब डिप्रेस करेगा तो क्या होगा, मेडुला किसको कंट्रोल कर रहा होता है, एक हमारा हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, दूसरा रेस्पिरेशन को। जब डोज ज्यादा होगी तो क्या होगी, यानी कि एक तो हार्ट रेट उसका कम हो जाएगा और दूसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है और डेथ काज हो सकती है, जो कि अक्सर हो भी जाती है बाज़ औक़ात। लेकिन इसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा एनेस्थीसिया में। तो इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हम देखेंगे जो स्टेज 4 का इंपॉर्टेंट काम क्या है। अब तो ये तो माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी और ECG। अब जो ECG है इसमें क्या है, ECG देखेंगे कि उसका जो हार्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, यानी कि वो मेडुलरी डिप्रेशन की तरफ तो नहीं जा रहा। अब इसके जो आते हैं मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर, जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें क्या है, सबसे पहले आ जाते हैं गाबा रिसेप्टर। अच्छा, गाबा रिसेप्टर आपने सीडेटिव हिप्नोटिक्स वाली वीडियो पे चला जाना है, वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, यहां भी आपको डिस्कस करा देता हूं। इसमें क्या होता है, गाबा रिसेप्टर, गाबा ए स्पेशली रिसेप्टर, दो टाइप के होते हैं, गाबा बी भी होते हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे। अच्छा, जो गाबा ए रिसेप्टर है इनको याद रखना है, ये क्लोराइड आयन के चैनल को इंक्रीज करा देते हैं। एक बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, एक इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराएंगे, दूसरा ड्यूरेशन, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और ये क्या करेंगे, जब अंदर नेगेटिविटी चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, द पर्सन जो न्यूरॉन होंगे वो डिप्रेस हो जाएंगे और एनेस्थीसिया काज होगा। नंबर 1 काज यहाँ पे नेगेटिविटी क्रिएट होगी। दूसरे रिसेप्टर है NMDA रिसेप्टर। NMDA रिसेप्टर भी हमने एक वीडियो में किए थे, यहाँ आपको डिटेल में डिस्कस करा देता हूँ। इसमें क्या होता है, मेनली ग्लूटामेट आके अटैच होता है। जब भी ग्लूटामेट जो NMDA रिसेप्टर पे अटैच होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन का रिफ्लेक्स होगा,
यानी पॉजिटिव आयन इंटर होंगे। जब भी पॉजिटिव आयन इंटर होंगे तो इससे एनेस्थीसिया तो नहीं होगा, तो हमने पॉजिटिविटी को ख़त्म करना ताकि नेगेटिविटी लाएं, तो यहाँ पे हम इसका इनहिबिटर देंगे। इनहिबिटर में जो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है वो है कीटामीन। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, जो कीटामीन है वो किसको इनहिबिट करता है, एनएमडीए रिसेप्टर को। देन द सेकंड इज द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में भी क्या होता है, नेगेटिविटी चार्ज क्रिएट होता है। दीज आर ऑल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द जनरल एनेस्थेटिक। अब हमने किस में क्या कर लिया, बार्बिचुरेट्स भी कर ले, बेंजोडाइजेपिन भी, डिसोसिएटिव भी और मिसलिनियस भी। अब आ जाते हैं ओपियाइड्स। ओपियाइड में मैंने नहीं कराया हुआ, यहाँ पे क्या है, अगर ओपियाइड के रिसेप्टर इनहिबिट हो जाए उसकी वजह से भी क्या होती है, इनहिबिशन हो सकती है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द जनरल एनेस्थीसिया। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इनहेल्ड एनेस्थेटिक। अच्छा, जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक हमने किए हैं, एक तो है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा वोलेटाइल में हेलोथ्रेन है, एनफ्लोरेन है, डेसफ्लोरेन है और इसी तरह से। अब जो मेन इसका है जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक है, अगर 50% NO दी जाए तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, नॉर्मल क्या होता है हमारा 760 होता है, तो इसका 50% निकालें तो 380 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसके फैक्टर इफेक्ट करते हैं एनेस्थीसिया में, नंबर 1 इज द सॉल्युबिलिटी, इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर, वेंटिलेशन रेट, पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड द आर्टेरियोवेनस कंसंट्रेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये ब्लड है और ये क्या है, एक प्रॉपर कोई टिश्यू या ब्रेन वाली साइड है। अगर यहाँ पे कोई सॉल्युबल है, यानी कि जो ड्रग है वो ज़्यादा जो ब्लड में सॉल्युबल है तो आगे नहीं जा सकेगी, तो इसका मतलब है उसकी जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसमें जो मोस्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसके बाद अच्छा, अगर इसने क्रॉस कर दिया तो फिर इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगा, यानी कि अगर यहाँ से आगे चली गई तो इसकी पोटेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया, इसको एनेस्थाइज कर दिया है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है तो ब्रेन को जो एनेस्थीसिया है वो ज़्यादा काज करती है। अब इसके बाद आते हैं इंस्पायर्ड गैस पार्शियल प्रेशर। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो एनेस्थीसिया ज़्यादा देगी, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये एक टर्म है ब्लड गैस पार्शियल कोफिशिएंट। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये क्या है, हल्की गैस है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। अच्छा, जो चीज़ जिस चीज़ का वॉल्यूम कम होगा वो क्या करेगी, तेज़ी से भागेगी, हर चीज़ को क्रॉस कर देगी और एनेस्थीसिया ज़्यादा काज है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका वॉल्यूम, जिसका जो टोटल मास है वो कम है, जिस तरह NO का है बहुत कम है, तो वो क्या करेगी, जल्दी एनेस्थीसिया काज करेगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द ब्लड गैस पार्शियल कोफिशिएंट। नंबर 3 इज द वेंटिलेशन रेट। अगर किसी चीज़ का वेंटिलेशन रेट ज़्यादा है तो उसको एनेस्थीसिया जल्दी होगा, यानी कि उसने वेंटिलेशन जल्दी कर रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर रहा है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करेगा तो एनेस्थेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 4 है पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब जो इसकी जो वेंटिलेशन रेट की एक डायग्राम बुक में दी हुई है, ये टाइम है और ये क्या है, ये 0.5 ये रेशियो है। अब ये क्या नॉर्मल, ये क्या हेलोथेन है। अगर वेंटिलेशन होगी तो ये क्या होगी, 2 से 8 पे चली जाएगी, यानी कि वेंटिलेशन इंक्रीज करने की वजह से हेलोथेन की जो एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। ऊपर NO की दिखाई हुई है, यानी कि ये 2 है और वेंटिलेशन की वजह से 8, यानी कि 4 टाइम्स इंक्रीज होगी दोनों में। तो ये चीज़ का बताने का ये मतलब है कि वेंटिलेशन इंक्रीज करने से जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अच्छा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो में मेनली क्या होता है, अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो आगे क्या करेगी, मेनली जो होगी ब्लड क्या होगा, यानी कि जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आर्टेरियोवेनस कंसंट्रेशन। आर्टेरियोवेनस कंसंट्रेशन, ये आर्टेरियल साइड है और ये वेनस साइड है। अगर यहाँ पे फर्स्ट करें ये 50 है, यहाँ पे क्या 10 है, इसका मतलब है पेरिफ्री वाली साइड पे ये क्या चलेगी, 40 चलेगी। जब ये पेरिफ्री वाली साइड पे 40 चलेगी तो जो आगे जो इसकी एनेस्थेटिक एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो सारी पेरिफ्री में चली गई है। तो आगे उसने क्या करना है, ब्रेन में जाना है, ब्रेन में क्या है, लेस है। तो ये इसकी डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे है 40
वेनस साइड पे और यहाँ पे 10 आ जाती है, तो यहाँ पे 40 ज़्यादा जा रही है ब्रेन की तरफ, तो एनेस्थेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द आर्टीरियो वेनस कंसंट्रेशन। ये तो होगी कि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो जो मेनली सॉल्युबिलिटी, इंस्पायर्ड गैस, पार्शियल प्रेशर, वेंटिलेशन रेट, पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड आर्टीरियो वेनस कंसंट्रेशन। इसके बाद नंबर सेकंड पे आ जाता है, इसका है एलिमिनेशन। अब दो हैं, एक हमने NO, दूसरा है हैलोथेन। NO ये देखिए ये वाली क्या है, एयर में ज़्यादा आई, तो यहाँ पे एल्वोलाई में भी ज़्यादा है, तो ब्लड में थोड़ा सा इससे कम हो गई, ये देखिए ये वाली साइड, और इसमें ब्रेन में चली गई। तो इसका क्या मतलब है, ये जो NO है ये क्या हल्की गैस है, तो ये हर चीज़ को क्रॉस करती जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी और ब्रेन में एनेस्थीसिया काज कर देगी। इसके बरक्स जो हैलोथेन है, जो क्या है बड़ी है, यानी कि ये वोलेटाइल जो लिक्विड है, ये क्या करेगा, पहले जब एयरवे में जाएगा ज़्यादा है, उसके बाद जब अल्वोलाई में जाएगा तो ये देखें ये पीक आ गई है, कम हो गया है। उसके बाद जब ये ब्लड में, ये वाले साइड है ब्लड, तो ये जब ब्लड में जाएगा तो फिर कम, जब ब्रेन में जाएगा तो फिर इसकी जो एनेस्थेटिक एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होगी। ये दो एग्जांपल बुक में लिखी हुई है, ये आपने देख लेनी है, और ये वेंटिलेशन रेट वाली डायग्राम ये भी आपने मिनी कैटन से देख लेनी है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में मेनली क्या होता है, अब टॉक्सिसिटी में मेनली एक तो होते हैं CNS इफेक्ट्स। CNS इफेक्ट्स में मेनली क्या होते हैं, अच्छा जो एनफ्लोरेन है ना, एनफ्लोरेन ऐसी है, ये क्या करती है, एनफ्लोरेन ये ब्रेन में स्पाइक एंड वेव एक्टिविटी इंक्रीज करा देती है। बाकी ये इसका मेन जो इंपॉर्टेंट है वो MCQs आता है कि एनफ्लोरेन इंक्रीजेस द स्पाइक एंड वेव एक्टिविटी। उसके बाद आ जाते हैं CVS इफेक्ट्स। CVS इफेक्ट में HE के नाम से ही से याद करना, ये भी MCQs आता है, यानी कि हैलोथेन और जो एनफ्लोरेन है वो क्या करती है, जो कार्डियक के मसल्स हैं उनको क्या करती है, डिप्रेस कर देती है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करती है। बाकी जो सारी ड्रग हैं, जो डेस्फ्लोरेन है, वो सारे सब की सब क्या है, वेजोडाइलेशन है, वेजोडाइलेशन करती हैं। CNS इफेक्ट हो गए, CVS इफेक्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स। बाकी जो सारी ड्रग हैं जिसमें एनफ्लोरेन है, हैलोथेन है, आइसोफ्लोरेन है, ये सारी क्या है, ब्रोंकोडाइलेटर है। एक ऐसी ड्रग जिसका नाम है डेस्फ्लोरेन, ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर है। इसका जो MCQs है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेस्फ्लोरेन करती क्या है, ये जो ब्रोंकस वाली साइड पे इरिटेशन काज करती है, जब यहाँ पे इरिटेशन होगी तो ब्रोंकल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, तो ये जो डेस्फ्लोरेन है ये एस्थमा में कंट्राइंडिकेटेड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके बाद आ जाते हैं अदर इफेक्ट्स। ये तो 3 इफेक्ट्स होंगे, अदर इफेक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अदर इफेक्ट्स में अगर आपने एसोफ्लोरेन ली है, क्या ली है, एसोफ्लोरेन। एसोफ्लोरेन में क्या कहेगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो फ्लोराइड आयन आएंगे। जब भी फ्लोराइड आयन आएंगे तो जो किडनी को क्या कर देगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। हियर किडनी विल बी डैमेज्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट ये तो हो गया रीनल का। अब यहां पे होता है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में भी देखेंगे। अच्छा, इनहेल्ड एनेस्थेटिक को अगर हम स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के साथ दे दें तो क्या होगा, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अच्छा, ये क्या करती है, वहां पे रेनाइड रिसेप्टर होते हैं, RY और रेनाइड रिसेप्टर, ये मेनली क्या करते हैं, ये एक मसल बनाया हुआ है, क्या है, मसल है, तो इसकी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इनहेल्ड एनेस्थेटिक या लोकल एनेस्थेटिक के साथ हम मसल रिलैक्सेंट दे दें तो ये क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी वो मसल की इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहेंगे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और जो इसका एंटीडोट है वो है डेंट्रोलिन। ये हम जो मेन डिस्कस करेंगे वो स्केलेटल मसल में डिस्कस करेंगे। कौन सा, इसका डेंट्रोलिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आता होता है। That we all discuss about the toxicity of the inhaled anesthetic. इसके बाद एक आ जाती है मैक। मैक होते क्या है, मैक मैनी मिनिमम एल्वुलर कंसंट्रेशन। मिनिमम वो अमाउंट जो 50% ऑफ द पेशेंट में क्या कर दे, एनेस्थेटिक एक्टिविटी काज कर दे, पेन को रिड्यूस कर दे, उसको कहेंगे मैक। और इसका क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे 0.5 मैक
यानी कि NO की और 0.5 मैक डेसफ्लोरेन की ये 1 मैक बना देती है। और ये इंपॉर्टेंट है एडिटिव इफेक्ट दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द इनहेल्ड एनेस्थेटिक। एक तो हमने इसकी क्या देखी कि ये जो 5 इफेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो एलिमिनेशन है ये किस तरह से हो रहा है, जैसे NO का और हैलोथेन का। उसके बाद जो मैक है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं टॉक्सिसिटी में, CNS टॉक्सिसिटी, CVS। अच्छा, CNS में एनफ्लोरेन एक ऐसी है जो कि स्पाइक एंड वेट एक्टिविटी, आपने MCQ टिक कर देना है। उसके बाद CVS इफेक्ट में हैलोथेन और जो एनफ्लोरेन है वो डिप्रेसिव इफेक्ट देते हैं, ही से याद रखना है, किससे, ही से। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी में डेसफ्लोरेन क्या करती है, ये ब्रोंकल वाल साइड पे डेसफ्लोरेन ये क्या करती है, ब्रोंकल वाल साइड पे जाके इरिटेशन कॉज करेगी और ब्रोंकोस्पाज्म करेगी और ये कंट्रा इंडिकेटेड होगी इन द एस्थमा। और अदर इफेक्ट्स में मैंने आपको रीनल इफेक्ट्स बताए और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया आपको डिटेल में बता दी। इंशाल्लाह हम जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है इसको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट वाली वीडियो में करेंगे। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द इनहेल्ड एनेस्थेटिक। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। इंट्रावेनस मीनिंग यानी कि इंट्रावेनस साइड से देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रोपोफोल। अच्छा, प्रोपोफोल की क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले ये है कि ये एंटी इमेटिक एक्शन है। एंटी इमेटिक यानी कि वोमिटिंग नहीं होने देता। दूसरा, इसकी जो रिकवरी होती है वो रैपिडली रिकवरी होती है। बाज़ों का जो एनेस्थीसिया की रिकवरी होती है तो वो लेट होती है, लेकिन प्रोपोफोल एक ऐसा है जिसकी जो रिकवरी होती है वो जल्दी हो जाती है। इसके बाद ये अगर हम इंजेक्शन वाली साइड पे लगे तो ये पेन फील कराता है, लेकिन इसका एक फार्मूलेशन है जिसे कहते हैं फॉस प्रोपोफोल। फॉस लगा दिया साथ, फॉस प्रोपोफोल। इसका क्या है, लेस पेन एट द इंजेक्शन साइड। जब ये चला जाएगा फॉस प्रोपोफोल तो क्या होगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसे प्रोपोफोल में कन्वर्ट कर देगा और इस तरह एनेस्थेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हम देते प्रोपोफोल हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, रिकवरी इसकी अच्छी है प्रोपोफोल की बनिस्बत फॉस प्रोपोफोल की। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द बार्बिचुरेट्स एंड द बेंजोडाइजेपिन। ये हमने सिडेटिव हिप्नोटिक्स में भी किया था और यहाँ भी हम कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब सबसे पहले होता है गाबा ए रिसेप्टर। तो यहाँ पे आके गाबा अटैच होता है और क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होता है। जब भी क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होगा तो नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन में फ़र्क क्या है। अब जो बार्बिचुरेट्स हैं ये क्या करते हैं, ड्यूरेशन इंक्रीज करा देते हैं। जब भी नेगेटिविटी का ड्यूरेशन इंक्रीज होगा एनेस्थीसिया होगा। उसके बाद क्या है, जो बेंजोडाइजेपिन है ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा देते हैं, क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा देते हैं। अब इन दोनों में शॉर्ट एक्टिंग देखेंगे, बार्बिचुरेट्स में थायोपेंटल और जो बेंजोडाइजेपिन में मिडाजोलैम। अब जो बेंजोडाइजेपिन का जो एंटीडोट है वो फ्लूमेज़ानिल है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का MCQs है। इसके बाद आते हैं कीटामीन। कीटामीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्या है, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक। अच्छा, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक होता क्या है, इसमें मेनली क्या है, जो कॉन्शियसनेस है, बंदा कॉन्शियसनेस में होता है लेकिन उसका जो पेन होता है वो भी रिड्यूस होता है, रिफ्लेक्सेस भी लॉस होती है, वो हर चीज़ देख रहा होता है। इसमें कौन सा होता है, कीटामीन देते हैं। अच्छा, कीटामीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो NMD रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है। NMD रिसेप्टर पे जाके अटैच होके मेनली जो NMD रिसेप्टर है वो ग्लूटामेट वहाँ पे आके लगता है और पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। हमने पॉजिटिविटी को कम करना है तो यहाँ पे हम इसे इनहिबिट कर देंगे। अब इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है, कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट है। दूसरा हैलोसिनेशन वगैरह। तो जब भी हैलोसिनेशन हो रही होगी तो हम इसके साथ साथ बेंजोडाइजेपिन भी देते हैं। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक में बेंजोडाइजेपिन भी साथ लगा देते हैं विद कीटामीन, ताकि उसकी जो हैलोसिनेशन है या वो क्या हो गया उसकी जो डिप्रेशन है उसको रोक सके। तो कीटामीन के साथ हम बेंजोडाइजेपिन देंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है ओपियाइड्स। ओपियाइड्स मेनली इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, फेंटनल और मॉर्फिन, ये जाके ओपियाइड रिसेप्टर पे ऊपर एक्ट करते हैं और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो इसके बाद आ जाता है इटोमिडेट। इटोमिडेट क्या है, ये मिनिमल CNS डिप्रेशन कराता है। तो इसका क्या है, अगर ये मिनिमल
डिप्रेशन कराता है तो इसके जो एड्रीनल सुप्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। सॉरी ये सीवियस है, मिनिमल सीवियस डिप्रेशन। और इसका ये क्या करता है, टॉक्सिसिटी की वजह से एड्रीनल सुप्रेशन हो जाती है। अब जो लास्ट है वो है डेक्समेडिटोमिडीन। अब ये क्या कराता है, ये इसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपने ये याद रखना है जो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा रिसेप्टर होते हैं, जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं उनको क्या करता है, ये क्या है, अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक, उसको जाके ब्लॉक कर देता है और ये आईसीयू में यूज होता है। किसमें, आईसीयू में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका क्या नाम है, डेक्समेडिटोमिडाइन। तो इसका नाम आपने इसको मेमोराइज करना है। दीज आर ऑल डिस्कस अबाउट द इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। we are all discuss about the general anesthesia and thanks a lot. Please like and subscribe our channel Medicos Fever। और जो भी चीज़ हो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके इसमें हमें बता देना है कि कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ आई और कौन कौन सी चीज़ समझ आई है। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड सपोर्ट अस। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।